Hello 12th class students. I am Nilesh Chaudhary, your biology teacher welcomes you on behalf of Sandipani Higher Secondary School राजोदा। बच्चों, आज हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि डिसीजेस को हमने ब्रॉडली क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा है कि डिसीजेस को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आप जानते हैं कि हमने डिसीजेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, है ना। उससे हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी डिसीज़ जो कि इनबॉर्न होती है, जन्म से बच्चों को मिली हुई होती है, जन्म से ही बच्चों में होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज, है ना। कॉन्जेनाइटल डिसीज। और दूसरी डिसीज हमने देखी थी जो जन्म के बाद बच्चों में होती है और जिसे हमने कहा था एक्वायर्ड डिसीज, है ना। एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड को हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, है ना। तो ये एक हो गई थी हमारी कम्युनिकेबल डिसीज और सेकंड हो गई थी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आज हम इन्हें ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल को। कम्युनिकेबल का मतलब हमने देखा था बच्चों कि द डिसीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दियर पर्सन थ्रू सम मीडियम। अब ये ट्रांसफर बच्चों डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है ना। डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, है ना, या इन्फेक्टेड पर्सन से कोई भी वेक्टर है, कोई भी पैथोजन है, वो सीधे हेल्दियर पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू द मीन ऑफ वाटर और एयर और इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कि पहले जो पैथोजन है वो किसी सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जाएगा और हेल्दियर पर्सन उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में अगर आता है तो ये फिर वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी प्रेजेंस में जैसे कोरोना वायरस है कोविड-19, तो कोविड-19 अगर किसी अफेक्टेड पर्सन से किसी सरफेस पे गया और फिर कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में आया उस सरफेस के, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम देखेंगे मेनली कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। कम्युनिकेबल डिसीज में बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसकी डिफरेंट स्टेप्स होती है। ये जैसे ही किसी हेल्दियर पर्सन के अंदर एंटर किया पैथोजन ने, उसके बाद ये पैथोजन जो ग्रो करता है बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट होता है इसका, तो ये अलग अलग स्टेजेस होती है इन्फेक्शन होने से लगा करके तो इन्फेक्शन खत्म होने तक। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इन्फेक्शन टू द एंडिंग ऑफ द इन्फेक्शन देयर आर सर्टेन स्टेजेस, we call them the stages of the communicable disease. Let's see which are the main stages of the communicable diseases. Stages of communicable disease, है ना। तो अब इन स्टेजेस को हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, वो हम देख लेते हैं, उनको समझते भी हैं कि उन स्टेजेस में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो पैथोजन ने बॉडी के अंदर एंटर किया, है ना। किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कोई पैथोजन है वो एंटर किया, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही पैथोजन ने एंट्री की और जो पर्सन है वो इन्फेक्ट हो गया और उसे बीमार हो गया, वो फीवर आ गया या जो भी उसके इन्फेक्शियस सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स शो हो गए, है ना। पैथोजन क्या करेगा, बॉडी में इंटर करने के बाद में कुछ टाइम लेगा ग्रो करने के लिए। तो पैथोजन की एंट्री से लगा करके जब तक उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजन टू द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, दैट पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज आती है वो हो जाती है हमारी इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब
कि जब तक उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं एंट्री से लगा करके, तब तक का जो टाइम पीरियड है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे उसके सिम्टम्स शो होंगे पैथोजन के या इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो होंगे, फिर वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगेंगे, है ना। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं ऑनसेट पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? ऑन सेट पीरियड। ऑनसेट पीरियड मतलब द टाइम इन विच द सिम्टम्स इंक्रीजेस रैपिडली, जिसमें सिम्टम्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे, उस पीरियड को हम बोलते हैं ऑनसेट पीरियड। अब सिम्टम्स बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि एकदम उसकी मेन मैक्सिमम क्लाइमैक्स पे पहुंच गए। तो जो मैक्सिमम उसका इन्फेक्शन टाइम पीरियड होगा, दैट इज द क्लाइमैक्स पीरियड। उसको हम क्या बोलेंगे कि पहले तो बढ़ रहे हैं वो ऑनसेट पीरियड में, इंक्रीज होते होते जो फाइनल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्लाइमैक्स पीरियड। वो हमारी थर्ड स्टेज रहेगी और उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स पीरियड। क्लाइमैक्स पीरियड मतलब जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल पीक पर पहुंच गए हम कह सकते हैं। अब क्या हुआ, पहले सिम्टम्स कुछ नहीं थे, फिर सिम्टम्स इंक्रीज होते होते पीक पे पहुंच गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लगेंगे, कुछ मेडिसिन ली या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ने फाइट किया, जो भी रीज़न है ना। तो फिर डिक्लाइन फेज आ जाएगी, उसकी इन्फेक्शन की डिक्लाइन फेज आ जाएगी, है ना। तो फोर्थ क्या आ जाएगा हमारा, डिक्लाइन पीरियड। डिक्लाइन पीरियड में जब उसके सिम्टम्स जो है वो कम होते जाएंगे। अब कम होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब सिम्टम्स दिखना बंद हो जाएंगे। रिमेंबर, द सिम्टम्स स्टॉप अपीयरिंग, इट डजंट मीन दैट द इन्फेक्शन इज ओवर। सिम्टम्स दिखना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि जो इन्फेक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो फिफ्थ स्टेज आती है हमारी, जिसमें सिम्टम्स दिखना बंद हो जाएंगे, उसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ कन्वोलेसेंस। पीरियड ऑफ कन्वोलेसेंस, है ना, द कंडीशन और द स्टेज इन विच द सिम्टम्स स्टॉप्स अपीयरिंग, है ना। मतलब क्या हुआ कि मेडिसिन ली या बॉडी ने फाइट किया और सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म हो गए पूरी तरह से, है ना। अगर इस स्टेज में आकर के हम थोड़ा सा लापरवाही शो कर देते हैं या मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, इन दैट कंडीशंस द सिम्टम्स में रीअपियर। यहाँ पर आकर के जो स्टेजेस है वो खत्म हो गई, हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस की जो स्टेजेस है वो स्टेजेस खत्म हो गई। बट समटाइम्स द सिम्टम्स में अपीयर आफ्टर द पीरियड ऑफ कन्वोलेसेंस। अगर हमने मेडिसिन नहीं ली या वो फिर से हमारी बॉडी इम्यूनिटी कम वीक हो गई, इन दैट कंडीशन द सिम्टम्स में अपीयर एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिलैप्स। रिलैप्स is the condition in which the symptoms of the disease appears again or reappears after the period of convalescence. convalescence के पीरियड के बाद में सिम्टम्स फिर से आ जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैप्स बोलते हैं। तो बच्चों ये है हमारे मेजर स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम देखते हैं कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में, है ना। कम्युनिकेबल डिसीजेस के टाइप्स हम देख चुके हैं, अब कुछ हम इम्पोर्टेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले डिसीज के बारे में हम देखते हैं मलेरिया के बारे में, है ना। मलेरिया को आप बहुत अच्छे से फैमिलियर भी है मलेरिया के साथ में। मलेरिया इज अ प्रोटोजोआन डिसीज। कौन सी डिसीज है बच्चों ये, प्रोटोजोआन डिसीज, है ना। प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ कोई किसी पैथोजन का नाम नहीं है, प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है पूरे। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के, इसकी जो मेन जिससे होती है उसका जो जीनस है वो है प्लाज्मोडियम, है ना। मलेरिया का जो कॉजिंग पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम में भी मलेरिया भी अलग अलग टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम, कि अलग अलग प्लाज्मोडियम का किस प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो रहा है उस पर बेस्ड मलेरिया भी अलग अलग तरह का है। बट मलेरिया की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम डिसीज़ की इन्फेक्शन की, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमें फीवर आता है ना। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्यों होता है ऐसा, है ना। थोड़े टाइम के लिए जो पर्सन रहता है वो हेल्दी लगता है, फिर सडनली उसकी तबीयत खराब होती है, फिर हेल्दी हो जाता है, फिर तबीयत खराब होती है ना। तो ये हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम मलेरिया के टाइप्स देख लेते हैं कि मलेरिया कितने टाइप का होता है और उसके कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं मलेरिया जो है वो टोटल 4 तरह का होता है बच्चों, है ना। एक क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन सेवर मलेरिया, एक होता है हमारा बेनिंग टर्शरी मलेरिया, बेनिंग टर्शरी, एक होता है हमारा मैलिग्नेंट टर्शरी, मैलिग्नेंट टर्शरी, और एक लास्ट होता है फोर्थ हमारा माइल्ड टर्शरी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखें कि किस प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, तो उसका नाम हम लिख देते हैं। एक उसके जो जीनस का नाम है वो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अब ये चारों मलेरियाज हैं, इनके चारों के जो कॉजिंग पैथोजेंस है वो चेंज है तो प्लाज्मोडियम, बट उसमें डिफरेंट स्पीशीज है अलग अलग, है ना। तो इनके नाम में हम देख लेते हैं कि क्वार्टन मलेरिया है, क्वार्टन मलेरिया है वो किससे होता है, बेनिंग किससे होता है, मैलिग्नेंट टर्शरी किससे होता है, और माइल्ड टर्शरी किससे होता है। तो देखिए जो क्वार्टन सेवर मलेरिया है इसके कॉजिंग एजेंट का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना। मलेरिया से ही मलेरी बना हुआ है। तो नाम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मोडियम, याद रखना, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम ये स्मॉल आएगा अपना, मलेरी RIAE, है ना, प्लाज्मोडियम मलेरी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि जो प्लाज्मोडियम मलेरी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, इंक्यूबेशन पीरियड अभी हमने जो स्टेप्स देखी थी उन स्टेप में हमने सबसे फर्स्ट स्टेप देखी थी इंक्यूबेशन पीरियड, कि सिम्टम्स इन्फेक्शन होने के कितने टाइम के बाद में अपीयर होता है ना। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम मलेरी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, वो है 13 से लगा करके 15 डेज तक का, है ना। 13 से 15 डेज में इसके सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं और इसमें एवरी 48 आवर के बाद में ये रिपीट होता है। जो फीवर है वो हर 48 आवर में रिपीट होता है ना। प्लाज्मोडियम मलेरी के इन्फेक्शन वाले केस में, है ना, जिस मलेरिया को हमने क्या बोला है, क्वार्टन सेवर मलेरिया, इसमें जनरली जो है डेथ रेट बहुत कम होता है, पर्सन की डेथ इसमें नहीं होती है। दूसरा आता है हमारा बेनिंग टर्शरी मलेरिया। इसके लिए जो हमारे पास में कॉजिंग इसका पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, P वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसके केस में बच्चों जो फीवर रिपीट होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 28 से लगा करके 30 डेज तक का, है ना। आज इन्फेक्शन हुआ तो उसके 1 महीने बाद में सिम्टम्स अपीयर होंगे, तब तक ही हमारी बॉडी में ग्रोथ करते रहता है ना। ये प्लस इसमें जो फीवर आता है उसका टाइम पीरियड भी हाई है, ये हमें लगभग 72 आवर, है ना, यहाँ पर ये आवर्स है हमारे, 72 आवर्स में रिपीट होता है ना। 72 आवर में फीवर आएगा, फिर थोड़ा टाइम रहेगा, फिर वापस से वो इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाएगा, ये कंडीशन,
जो मैलिग्नेंट टर्शियरी मलेरिया है ये होता है एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या पी फैल्सीपेरम, है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी कम है। ये 10 से लगा करके 17 दिन में, फ्रॉम 10 to 17 डेज में ही इंक्यूबेट कर लेता है और इसका फीवर जो रिपीट होता है वो रिपीट होता है नियरली 48 आवर्स में, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो बच रहा है हमारे पास में माइल्ड टर्शियरी मलेरिया, ये होता है प्लाज्मोडियम ओवेली के कारण, पी प्लाज्मोडियम ओवेली, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इससे भी कम, ये लगभग 8 से 12 घंटे का, फ्रॉम 8 to 12 आवर, और ये रिपीट होता है हमारा एवरी 36 आवर में। और देखो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, तभी इसके सिम्टम्स तुरंत अपीयर हो जाते हैं 8 से 12 दिन में, प्लस बहुत जल्दी रिपीट भी होता है, तो इससे जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई होता है बच्चों, इससे पर्सन की डेथ जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा मलेरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं जो मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये किस तरह से ग्रो करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो हमें पता है कि इसमें फीवर आता है ना। तो फर्स्ट सिम्टम हो गया फीवर, सेकंड हो गया इसमें शिवरिंग होती है ना, ठंड लगती है, कंपकपी होती है, वी कॉल इट शिवरिंग, तो शिवरिंग होती है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो फेस है वो रेडिश कलर का हो जाता है थोड़ा सा, है ना, तो रेडिश फेस, और जो लीवर है, लीवर पर हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे पास में मलेरिया के, है ना। इसके साथ साथ में बॉडी में पेन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मलेरिया के जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट होती है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों आप एक बात याद रखेंगे कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट, पैरासाइट है ये पूरी तरह से। अब पैरासाइट की क्वालिटी होती है कि ये जिस भी होस्ट में होता है उस होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है ना। तो यहाँ पर अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम कंप्लीट इट्स लाइफ और इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट, ये 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ना। इसका जो प्राइमरी होस्ट या फर्स्ट होस्ट है वो है मैन या ह्यूमन, और सेकंड जो होस्ट है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब पर्टिकुलर बात आती है कि फीमेल ही क्यों, मेल में ऐसा क्या है, मेल में क्यों नहीं होता है ना। तो आपने अभी तक पढ़ते आए हैं आप कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है इट स्प्रेड्स मलेरिया बट नॉट द मेल, बिकॉज द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम इज फाउंड ओनली इन द बॉडी ऑफ द फीमेल मॉस्किटोज, है ना। जो प्रोटीन चाहिए इसको डेवलप होने के लिए वो सिर्फ फीमेल बॉडी में मिलता है, फीमेल एनो, और मॉस्किटोज में भी एक ब्रीड है एनोफिलिस, एनोफिलिस ब्रीड के मॉस्किटोज में ये अपने को मिलता है, इसीलिए मलेरिया का जो वेक्टर है वो एनोफिलिस या फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। चलिए अब हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं कि मेन में कौन कौन सी स्टेजेस, ह्यूमन में कौन कौन सी स्टेजेस होती है, और मॉस्किटो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएगा जो स्टेज या लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए सबसे पहले जो स्टेज स्टार्ट होती है इसकी, पूरी स्टेप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। लाइफ साइकिल जो है इसको 3 पार्ट में, पहला स्पोरोगेमी, अभी हम समझेंगे इसको डिटेल में क्या क्या होता है,
स्पोरोगेमी, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि बीच में हमें और भी कुछ ऐड करेंगे हम। सेकंड है इसका गैमेटोजेनेसिस, और थर्ड है सीजोगेमी या सीजोगोनी जिसे हम कहते हैं। सीजोगोनी, ये 3 डिफरेंट स्टेप है। यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है स्पोरोगेमी, ये होती है मॉस्किटो की बॉडी में, इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। गैमेटोजेनेसिस होता है इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटोज के स्टमक में। और जो थर्ड स्टेप है सीजोगोनी, दिस टेक्स प्लेस इन द आरबीसी ऑफ द ह्यूमन, है ना। ह्यूमन में जो ह्यूमन है सेकंड होस्ट उसका, तो फर्स्ट होस्ट जो है मॉस्किटो, जिसमें स्पोरोगेमी और गैमेटोजेनेसिस हो गया। फिर जो लास्ट है वो सीजोगोनी के नाम से होती है ह्यूमन के आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, है ना। तो ये सेल के अंदर हो जाएगी इन दी आरबीसीज ऑफ मैन, या उसको हम ह्यूमन भी बोल लें। ये 3 स्टेप्स। अब इन 3 स्टेप्स को हम डिटेल में समझते हैं कि इन तीनों स्टेप्स में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखें कि जो गैमेटोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो सीजोगोनी है, सीजोगोनी में क्या रहता है कि जो आरबीसीज है मैन की, इसमें गैमेटोसाइट्स बनते हैं। क्या बनेंगे इसमें? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा आरबीसी में। अब किसी मॉस्किटोज ने बाइट किया ह्यूमन इन्फेक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम, वो इनसे इन्फेक्टेड था, उसको बाइट किया। अब क्या हुआ, ये जो गैमेटोसाइट्स थे, गैमेटोसिस्ट चले गए कहाँ पर? ब्लड के साथ में मॉस्किटो के स्टमक में। तो ये जो गैमेटोसाइट्स थे, इन्होंने स्टमक में जाकर के क्या बना लिया, यहाँ पर गैमेट बना लिया। क्या हो गया? गैमेट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, है ना। अब हम कहाँ पर आ गए? ये यहाँ से, ये हमारा जो ह्यूमन बीइंग था, ह्यूमन बीइंग का काम यहाँ से खत्म हुआ, फिर स्टमक में चले गए और यहाँ पर क्या बन गए? गैमेट बन गया। ये गैमेट क्या होता है बच्चों? जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये गैमेट एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिस्ट एक सॉलिड, मतलब गैमेट तो है पर उसके आसपास ऐसी कवरिंग आ गई, हार्ड कवरिंग, जो उसको प्रोटेक्ट करती है सब चीज़ों से, है ना। तो गैमेट्स किस चीज में कन्वर्ट हो गए? सिस्ट में। यहां से थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, इसको यहां पर लिख लेते हैं हम। सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट्स ने सिस्ट बना लिया। अब ये जो सिस्ट है, सिस्ट चले जाएंगे स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में मॉस्किटोज की सलाइवरी ग्लैंड में, जहां से जो मॉस्किटोज का सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, तो ये चले जाएंगे। पहले जो सिस्ट है, ये सिस्ट बना लेंगे स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट्स कहां पर चले जाएंगे? इन दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद में फिर जब ये मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो ये जो स्पोरोजोइट्स थे, ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे। ह्यूमन बॉडी में जाकर के फिर ये रैप्चर होकर के जनरेट करेंगे या फॉर्म करेंगे प्लाज्मोडियम को, और जो पर्सन रहेगा वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों ये थे अपनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो फाइनली जो ट्रांसफर होते हैं मॉस्किटोज से ह्यूमन बॉडी में, वो क्या ट्रांसफर होते हैं? स्पोरोजोइड्स ट्रांसफर होते हैं, और ये स्पोरोजोइड्स ही इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।